जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब नेतन्याहू को मिल गया इस्लामाबाद पर अटैक करने का मौका। जी हां, किसी भी पल किसी भी क्षण नेतन्याहू यानी इजराइल कर सकता है पाकिस्तान पर अटैक। बताएंगे पाकिस्तान में हमास लड़ाकों की हो गई एंट्री, किसने किया ऐसा दावा जिसने दे दिया इजराइल को इस्लामाबाद उड़ाने का लाइसेंस। दोस्तों साथ ही साथ अमेरिका ईरान में चला सुलह करवाने शहबाज शरीफ। इधर भारत को अंदर खाने दहलाने का प्रयास। पीओके में 70 से अधिक आतंकी लॉन्च पैड का हुआ बहुत बड़ा खुलासा। आखिर क्या करने वाला था ये मुनीर? इतने 100 दहशतगर्दों को भारत भेजने का संजो रहा था ख्वाब। प्लान सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो वहीं दोस्तों पहली बार अमेरिका ईरान जंग पर और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अजीत डोभाल जी। जी हां दोस्तों, और डोभाल के पिक्चर में आते ही आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। वहीं शांति बैठक कराने वाले पाकिस्तान को ही अमेरिका ने दिया बड़ा झटका और मुझसे लौटा दिए इतने जहाज। शहबाज और मुनीर की कर दी हालत पतली। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि नेतन्याहू बड़े ही सन की प्रधानमंत्री हैं। अगर ठाना तो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे ही करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां जिस वक्त इजराइल हमास लड़ाकों के पीछे पड़ा है, उन्हें ढूंढ कर मार रहा है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने ऐसा दावा कर दिया जो पाकिस्तान के लिए सुसाइड से कम नहीं। मुशाहिद हुसैन ने कबूल किया कि गाजा पर हमले के बाद पाकिस्तान ने हमास के कुछ लड़ाकों को अपने देश में पनाह दिया। ये सीधे सीधे नेतन्याहू का इस्लामाबाद पर अटैक करने का न्योता है। यह दावा इसलिए भी बेहद खौफनाक और खतरनाक है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया के सामने ये कसम खा चुके हैं कि हमास के आतंकी दुनिया के जिस भी कोने में छिपे होंगे इजराइल उन्हें पाताल से भी ढूंढकर मारेगा। अगर मुशाहिद हुसैन का दावा सच निकला दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के रडार पर आ चुका है और नेतन्याहू का अगला हंटिंग ग्राउंड इस्लामाबाद हो सकता है। जी हां, इनको मारने के लिए इस्लामाबाद पर भी नेतन्याहू बड़ा अटैक कर सकते हैं। दोस्तों मुशाहिद हुसैन पाकिस्तान की राजनीति के कोई हल्के फुल्के नाम नहीं है। वो रक्षा और विदेश मामलों की संसदीय समितियों से जुड़े रहे हैं और उनका बयान हवा हवाई नहीं माना जा सकता। उनका यह कहना है कि हमास के लड़ाकों को पाकिस्तान में एंट्री मिली है। सीधे तौर पर यह कबूलनामा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और उग्रवादी माने जाने वाले संगठनों की शरण स्थली बन रहा है। दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े दावे पर पाकिस्तान सरकार, सेना या विदेश मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है। पाकिस्तान की यह रहस्यमयी खामोशी इस शक को और पुख्ता कर रही है कि दाल में कुछ काला है। अगर हमास के लड़ाके वाकई पाकिस्तान में छिपे हैं तो पाकिस्तान ने अनजाने में या जानबूझकर इजराइल से सीधी दुश्मनी मोल ले ली है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि इस पर इजराइल का क्या रिएक्शन सामने आता है, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यूं समझ लीजिए कि इनकी बात में 101% की सच्चाई साबित होने वाली है। दोस्तों सीनेटर मुशाहिद हुसैन का यह खुलासा वाकई में बात तो सच है, बस अब नेतन्याहू का रिएक्शन आना बाकी है, वरना पाकिस्तान की खैर नहीं। वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बता दे, आखिरकार कब सुधरेगा पाकिस्तान, कब अपनी हरकतों से आएगा बाज। फिर एक बार बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर 800 दहशतगर्दों को भारत भेजने का संजो रहा है ये ख्वाब। पीओके में 70 से अधिक आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव का सबसे बड़ा दावा। सबसे बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की और उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तैयारी तेज कर दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा बोले तो एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी आईबी के पार कम से कम 70 आतंकी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय किए गए हैं, जहां करीब 800 आतंकियों को घुसपैठ के लिए रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इस साजिश को ऐसे समय अंजाम देने का प्रयास में है जब वैश्विक ध्यान पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, खास तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव पर केंद्रित है। साथ ही साथ भारत में चल रहे विधानसभा चुनावों को भी वो एक मौके के तौर पर देख रहा है। दोस्तों खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और उन्हें लॉन्च पैड्स पर तैनात किया गया है। इनमें से करीब 10 लॉन्च पैड अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, जबकि बाकी एलओसी के आसपास सक्रिय हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि हाल
हाल के महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण कई घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने रणनीति में बदलाव किया है। अब एक साथ कई जगहों से छोटे छोटे समूहों 10 से 15 आतंकियों के घुसाने की योजना है ताकि सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके। तो ये पूरी चाल है दोस्तों पाकिस्तान की, जहां एक तरफ दिखावा कर रहा है कि हम शांति के पक्ष में, दूसरी तरफ भारत को दहलाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। इस दोहरी चाल पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लगे हाथ तो आपको बता दे, उधर अमेरिका का जिक्र करके एनएसए अजीत डोभाल जी ने छात्रों को दिया बड़ा मंत्र, कह दिया सारे युद्धों का एक ही मकसद होता है, आखिरकार अमेरिका जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान में क्यों हो गई चित। अजीत डोभाल जी ने बताया कड़वा सच। आपको बता दे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी और दो टूक बात कह दी। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि लेते हुए उन्होंने साफ किया कि किसी भी युद्ध का परिणाम केवल सेना या हथियारों से तय नहीं होता। डोभाल के मुताबिक राष्ट्र का मनोबल यानी नेशनल मोरल वो सबसे बड़ी शक्ति है जो जीत और हार के बीच की रेखा खींचती है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए बताया कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को भी उन देशों के सामने घुटने टेकने पड़े जिनका मनोबल अटूट था। अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में रशिया, अमेरिका और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए एक कड़वी सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के पास दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहिसाब संसाधन थे, इसके बावजूद वो अफगानिस्तान में अपना लक्ष्य हासिल न कर सका। इसकी वजह यह थी कि वहां के लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति संकल्प और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। डोभाल ने समझाया कि जब हम नेशनल पावर का आकलन करते हैं तो अक्सर जनता के मनोबल को भूल जाते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। डोभाल जी ने आगे कहा कि अफगानिस्तान से अगर अमेरिका को वापस जाना पड़ा तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में वो सहनशीलता नहीं थी, यानी अमेरिका अफगानिस्तान में अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाया। उसकी टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति, सारे संसाधन उनसे कई गुना ज्यादा थे, लेकिन वहां के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव था अफगानियों में और अमेरिकियों में काफी अंतर था। डोभाल ने कहा कि मनोबल होना बहुत जरूरी है। आज अगर अफगानिस्तान के लोग उनका मनोबल हाई नहीं होता तो अमेरिका आज अफगानिस्तान में आधिपत्य जमा चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए उनका कहना है कि मनोबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि उन्होंने अपने बयान में यह बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बातों की राजनीति करता है, उसके अंदर करने की क्षमता नहीं है। यानी क्षमता भी है तो फिर वो उसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि अंदर से जागृत शक्ति जो होती है वो नहीं है, मनोबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको अगली बेहतरीन खबर जानकारी बता दे। शांति बैठक कराने वाले पाकिस्तान को ही अमेरिका ने दिया बड़ा झटका। हॉर्मुज से लौटा दिए उसके 2 बड़े जहाज। जी हां, हॉर्मुज से पाकिस्तान के 2 जहाज को अमेरिका ने वापस लौटा दिया है। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने में पाकिस्तान काफी एक्टिव है। वहीं अगले 2 दिनों के भीतर भी ट्रम्प ने संदेश दिया है कि पाकिस्तान में वार्तालाप होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के 2 जहाजों को ऐसे वक्त में लौटाया है जब हॉर्मुज से चीन समेत कुछ देशों के 20 जहाज बेधड़क गुजरे हैं और कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका जैसे देश को जवाब नहीं दे सकता, सिर्फ उनके तलवे चाट सकता है। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान के झंडे लगे 2 जहाज मंगलवार को हॉर्मुज से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमेरिकी सेना ने वापस लौटा दिया। कह दिया कि जब हमने यहाँ पर नाकेबंदी कर रखा उसके बावजूद भी ये जानते हुए तुम लोग यहाँ से क्यों गुजर रहे हो, तुम्हारी भलाई इसी में है, चाहे तुम किसी भी देश के हो, वापस लौट जाओ। और पाकिस्तानी जहाज दोस्तों सिर्फ अमेरिका के एक बार कहने पर ही मूर्खों की तरह वापस लौट गए। इससे क्लियर समझ में आता है कि पाकिस्तानी नौसेना की तरह पाकिस्तान के ये ट्रेड जहाज भी डरपोक है दोस्तों, उनके लोग भी डरपोक हैं क्योंकि चीन जैसे देश के जहाज, भारत जैसे देश के जहाज, पहले तो भारत का नाम सुनते ही दोस्तों अमेरिका कुछ नहीं कहता, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन चीन जैसे देश के जहाज ने अमेरिका को जवाब देकर के वहां से उनके सामने से गुजर गए दोस्तों, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान एक बार में वापस लौट गया। हालांकि पाकिस्तान के जहाजों को ऐसे वक्त में लौटाया गया है जब 2 दिन बाद ही ट्रंप ने कहा है कि वहां पर इस्लामाबाद में फिर से शांति वार्ता होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को भी रोक दिया दोस्तों। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़ी निगरानी रख रहा है अमेरिका। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार यूएस ओमान की खाड़ी में भी ट्रैफिक रोककर ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी लागू कर रहा है। एक यूएस अधिकारी के हवाले से कहा गया कि स्ट्रेटजी ये है कि नाकाबंदी वाले जहाजों को ईरानी जगहों से निकलते और हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलते हुए देखा जाए, फिर उन्हें रोका जाए और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया जाए। वही कर रहा है दोस्तों अमेरिका। ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को अब तक रोक करके वापस लौटा दिया।
वहीं आपको बता दें दोस्तों, जयशंकर जी इस मामले में अब खुद पड़े हैं और कह दिया कि व्यापारिक जहाजों पर हमले कतई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जापान के अजैक प्लस में जयशंकर जी ने टू कह दिया है। जापान द्वारा आयोजित ये अजैक प्लस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दुनिया में ऊर्जा सप्लाई बाधित होने और व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने दुनिया भर की ऊर्जा बाजारों में सप्लाई चेन बाधित होने पर गहरी चिंता जाहिर की है। साथ ही व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों को अस्वीकार बताया है। जयशंकर जी ने इस बैठक की तस्वीरें भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक पोस्ट में लिखा कि जापान द्वारा आयोजित अजैक प्लस बैठक में भाग लिया, जिसमें ऊर्जा बाजारों में सप्लाई चेन की बाधाओं पर चर्चा की गई। भारत की ओर से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री नौवहन बोले तो मैरीटाइम शिपिंग के ट्रांजिट मार्ग पर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। व्यापारी जहाजों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि ऊर्जा बाजारों को किसी भी तरह से बाधित न किया जाए। एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस विकसित करने के लिए काम करेगा। वहीं हर तरफ चोट खाने के बाद दोस्तों अब पाकिस्तान इस्लामिक देशों के साथ मिलकर क्वाड बना रहा है। यह भारत का दुश्मन के हमले पर नाटो जैसा प्लान बता दें। सऊदी, मिस्र और तुर्की के साथ पाकिस्तान जो है वो क्वाड बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार क्वाड फ्रेमवर्क बनने को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है और ये चारों देश ईरान युद्ध के बीच पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून के बाद ईरान युद्ध के बाद इन चारों देशों के बीच जल्द किसी नतीजे पर पहुंचने का प्रेशर है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने सीधे तौर पर इसे गठबंधन कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ये चारों देश जल्द से जल्द किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचना चाहते हैं। इसका मकसद इस अस्थिर क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों की दिशा तय करना है। इस दिशा में लेटेस्ट कदम इसी मंगलवार को उठाया गया है, जब इन चारों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। यह बैठक इन देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पहले हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के मकसद से आयोजित की गई थी। वहीं दोस्तों यूएई के कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने खोल दिया खजाना, $3 अरब कर दिया मंजूर। शहबाज ने ली राहत की सांस। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई के कर्ज वापस मांगने से मुश्किल में घिरे पाकिस्तान को बचाने सऊदी अरब सामने आ चुका है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को उसकी अर्थव्यवस्था के अरबों डॉलर के अंतर को पाटने में मदद की जाएगी। यह अंतर खास तौर से यूएई को किए जाने वाले कर्ज के पुनर्भुगतान बोले तो रीपेमेंट से जुड़ा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सऊदी ने पाकिस्तान में जमा $5 अरब की रकम के लिए रोल ओवर व्यवस्था को भी लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से यह माली मदद ऐसे वक्त आ रही है जब उसे संयुक्त अरब अमीरात को $3 अरब का कर्ज चुकाना है। यूएई ने पाकिस्तान की अपील पर उसे कर्ज पर छूट देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चीन जैसे अपने परंपरागत सहयोगियों से मदद के लिए संपर्क किया। वहीं बता दें, वहीं ईरान के बाद छुटकू से मुस्लिम देश ने दिखाई ट्रंप को अकड़। अमेरिकी दूत को बेरंग लौटा दिया, मिलने से कर दिया इनकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालदीव देश की। बता दें, एक वक्त हुआ करता था कि यूरोप से लेकर एशिया तक हर देश चाहता था कि उसकी डील अमेरिका के साथ हो जाए। अमेरिकी मेहमान के पहुंचते ही उनका स्वागत सत्कार हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल में हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। खास तौर पर ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका की साख घटती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो एक पिद्दी सा मुस्लिम देश भी डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के भारत में राजदूत और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार सर्जियो गौर को पिछले महीने मालदीव की मेहमानबाजी का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। बता दें, मालदीव में राष्ट्रपति ने अमेरिकी राजदूत से मिलने से इनकार कर दिया। 23 मार्च को माले गए गोर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से मुलाकात नहीं कर पाए। उस दिन गोर ने मालदीव के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात अवश्य की, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के साथ तय बैठक आखिरी समय में रद्द कर दी गई। जब गोर ने कूटनीतिक चैनल से राष्ट्रपति कार्यालय से मुलाकात दोबारा तय करने को कहा तो मालदीव पक्ष ने पर्दे के पीछे प्राइवेट मीटिंग का प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिकी राजदूत ने इसको ठुकरा दिया और बिना राष्ट्रपति से मिले ही दिल्ली लौट आए। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति मुइजू अमेरिका इजराइल के ईरान पर युद्ध के खिलाफ हैं। वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की नीतियों के कड़े विरोधी हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिकी राजदूत से दूरी बनाए रखी। माले में एक और राय यह भी है कि राष्ट्रपति मुइजू पिछले कुछ महीनों से किसी भी बड़े विदेशी मेहमान से मिलने से बच रहे हैं, क्योंकि वे देश की आंतरिक राजनीति और विकास पर दबाव नहीं चाहते। देश के अंदर मुइजू की सत्ता पर संकट से राष्ट्रपति मुइजू और उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को हाल में बड़ा झटका लगा है। 4 अप्रैल को हुए स्थानीय नगर पालिका चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी
पहली बार हार गई। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, उधर अब सऊदी अरब ने भी ट्रंप को सुना दिया, खरी खोटी कह दिया, भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। जी हाँ, ईरान ने तो अमेरिका की भद ही पिटवा दी, ऐसा कहा है सऊदी ने अमेरिका को। बता दे, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका पर निर्भर रहने का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कह दिया कि जब वो अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो सऊदी अरब की रक्षा कैसे कर पाएंगे। उनके इस बयान को क्षेत्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों और अमेरिका पर घटती निर्भरता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब का युद्ध के समय में ऐसा कहना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान युद्ध के दौरान उसे बीच में होने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सऊदी में मौजूद मिलिट्री बेस पर ईरान ने जमकर मिसाइलें बरसाई। इस युद्ध की वजह से हॉर्मुज ब्लॉक होने से सऊदी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर भी ईरान ने हमला किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया इन्हीं घटनाओं की वजह से। फिलहाल परिस्थितियां यह है कि सऊदी को अमेरिका पर जो भरोसा हुआ था वो टूट रहा है। यहां तक कि अमेरिका के हॉर्मुज स्टैंड से भी खुश नहीं है दोस्तों सऊदी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार सऊदी अरब अमेरिका पर यह दबाव डाल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नौसैनिक घेराबंदी तुरंत हटा ले और दोबारा बातचीत की मेज पर लौट आए। सऊदी और अन्य खाड़ी देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने घेराबंदी जारी रखी तो ईरान बदला लेने के लिए उनके वैकल्पिक रास्ते भी बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि जैसा कि हमने मॉर्निंग खबर में आपको बताया था कि सऊदी का तेल लाल सागर के रास्ते बाब अल मंदेब से भी होकर गुजरता है और यमन ने ईरान का सपोर्ट करते हुए कहा था कि हम इस रास्ते को यानी बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, जिसके बाद सऊदी में हड़कंप मच गया दोस्तों। अब सऊदी अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कम से कम जो हमारा दूसरा रास्ता है उसको तो मत बंद करवाओ। हॉर्मुज पर अपना बयान वापस ले लो, हम हाथ जोड़ते हैं, आप अपने सैनिकों के साथ इस रास्ते से हट जाओ और हमारे लिए सारे रास्ते खुले रहने दो, वरना हम भी बर्बाद हो जाएंगे और तुमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो यह है पूरा गेम दोस्तों। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो रिक्वेस्ट करते हैं अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां सीएम सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग, बिहार में विभागों का बंटवारा। दोस्तों बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अहम विभाग अपने पास रखते हुए प्रशासनिक कमान मजबूत करने के संकेत दिए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन समेत कुल 29 विभाग रखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण सहित कुल 10 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इन विभागों को सरकार के लिए अहम माना जाता है, जिससे उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन सहित कुल 8 विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिनके लिस्ट आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के इन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बधाई दी और साथ में कह दिया कि इनके नेतृत्व में बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लगे हाथों आप भी सम्राट चौधरी को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा कमेंट में। भारी मात्रा में लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।